सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देखो, ये मैंने एक स्पेशल क्लास रखी है सेंट्रॉइड। कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा था कि सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, एक बार ये थोड़ा सा रिवाइज करवा देना सर। तो मैंने कहा चलो एक क्लास हम सेंट्रॉइड के लिए रख लेते हैं आज, ठीक है। क्योंकि इसका एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है सेंट्रॉइड का। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आता है वैसे ही सेंट्रॉइड का भी एक क्वेश्चन आता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो तभी आप कर पाओगे जब आपको सेंट्रॉइड आता होगा। सेंट्रॉइड के लिए जनरल पहले आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये मैंने लिया वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये इसका ये जो जी होता है इसे सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, वो हमारे को ऐसे मिलते हैं। दिस इज वर्टिकल लेंथ है ये वाली, ये होता है वाई सी जी। और जो ये हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला, ये होता है एक्स सी जी, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं सेंट्रॉइड के, वो होते हैं एक्स सी जी कोमा वाई सी जी। जब भी आप सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो बॉडी के एरिया से हम निकालते हैं। मतलब कि हम प्रेफर करते हैं कि जो सेंट्रॉइड हमने निकालना है, जैसे एक्स सी जी निकालना है, तो हम बॉडी के एरिया से निकालते हैं। उसका जो भी कोई भी एक जनरल एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, उसको स्मॉल एरिया से मल्टीप्लाई करके उसकी इंटीग्रेशन करके फिर डिवाइड बाय उसका जो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ द एरिया, तो वो उसका एक ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला बनता है सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट का। ऐसे ही सेंट्रॉइड के जो वाई कोऑर्डिनेट है वाई सी जी, इसको भी अगर आपने निकालना होगा तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन वाई डी ए अपॉन इंटीग्रेशन डी ए। तो इस तरह से हम ये बाय डेरिवेशन या बाय, मतलब ये हमारा बाय डेरिवेशन कह लो या इसका डायरेक्ट बेसिक फार्मूला कह लो, सेंट्रॉइड निकालने का ये होता है। इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स पर इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल पर यूज़ कर सकते हैं, ट्राइंगल पर, सेमी सर्कल पर, किसी भी फिगर पर इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप सेंट्रॉइड आपको निकालना होगा किसी भी फिगर का, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं भी एक एग्जांपल देता हूँ आपको इसका। जैसे मान लो आपको एक इस तरह से एक पैराबोलिक फिगर गिवन है। इस तरह से एक ये पैराबोलिक फिगर है और इसकी जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। मान लो इस पॉइंट तक की जो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये वाली, ये आप a मान लो, और यहाँ से यहाँ तक की जो ये वर्टिकल लेंथ है इसको भी आप a मान लो, ठीक है। और ये जो फिगर है ये वाली जहाँ पर मैं डॉट 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 बना रहा हूँ, ये एक शीट है एक तरह की, मतलब ये पैराबोलिक शीट है ये पूरी। इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हमें लोकेट करने हैं, ठीक है। तो अब आप कैसे करोगे, जो फॉर्मूला आपको बताया था उसी का यूज करेंगे। जैसे मान लो मुझे इस पूरी फिगर का सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, एक्स सी जी फाइंड करना है मुझे। तो पहले एक वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं। चलो, ये वर्टिकल स्ट्रिप मैंने ली, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है छोटी सी। इसकी जो ये छोटी सी विड्थ है ये है डी एक्स, और इसका जो अपर पॉइंट है ये आप मान लो y2, और जो इसका ये लोअर पॉइंट है ये आप मान लो y1, ठीक है। स्ट्रिप की लेंथ को आप l मान लो। तो l यहाँ पर आपके पास आ गया y2 माइनस y1, ये जो स्ट्रिप की लेंथ है, क्योंकि अपर पॉइंट y2 है, लोअर पॉइंट y1 है, स्ट्रिप की लेंथ हो गई y2 माइनस y1। y2 यहाँ पर ये पैराबोला से निकलेगा यानी के एक्स स्क्वायर,
और y1 जो कि नीचे x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर y 0 होता है तो इसलिए मैं यहाँ 0 रखता हूँ। तो l हमारा किसके बराबर हुआ, k एक्स स्क्वायर के। अब k फाइंड करना है। k आप ऐसे फाइंड कर लो, ये जो p पॉइंट है ये वाला, ये इस पैराबोला से पास होता है। पॉइंट p satisfies the equation of parabola। पॉइंट p पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर आप, जैसे ये पैराबोला की इक्वेशन है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो a कॉमा a से ये पॉइंट पास होता है, इसको सेटिस्फाई कर दो यहाँ पर आप। तो a इक्वल टू आ गया के ए स्क्वायर, तो यहाँ से k की वैल्यू आपके पास आ गई सीधा सीधा 1/a। इसको उठाकर मैं यहाँ पुट करता हूँ l में, यहाँ 1 में, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/a इंटू एक्स स्क्वायर, ये l की वैल्यू है। अब हमें चाहिए स्मॉल एरिया। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये जो स्ट्रिप आपने लेट की है इसकी लेंथ है l और इसकी जो ब्रेड्थ है वो है dx, तो ये हो गया 1/a एक्स स्क्वायर dx, ये इसका स्मॉल एरिया है। अब मुझे चाहिए था एक्स सी जी। एक्स सी जी होगा इंटीग्रेशन एक्स डी ए डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी ए, ठीक है। तो x तो x ही रहेगा, dA की जगह पर आ गया एक्स स्क्वायर बाय ए डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन dA। dA की जगह पर भी मेरे पास यही आ गया, एक्स स्क्वायर 1/a एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 1/a तो चलो मैंने काट ही दिया था ऊपर नीचे से। अब ऊपर जो लिमिट बनती है, वो ऊपर जो इंटीग्रेशन बनती है वो है एक्स क्यूब डी एक्स, और नीचे जो इंटीग्रेशन बनती है वो बनती है एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स की लिमिट हमें 0 से a डालनी है यहाँ पर, ठीक है। एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 से a जा रहा है, तो ऊपर आपके पास आएगा x4/4, लिमिट जाएगी 0 से a, और नीचे आपके पास आएगा x3/3 और लिमिट जाएगी 0 से a। जब आप यहाँ पुट करोगे अपर लिमिट a4/4 माइनस लोअर लिमिट, और नीचे a3/3 माइनस 0, तो कैंसलेशन वगैरह यहाँ पर होगा, तो 3a/4 ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट का आंसर आता है। इसमें आपको एक ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ आपको, ये वाला जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये बेसिकली इंटीग्रेशन मेथड पर बेस्ड है। मतलब जब भी ऐसी कोई रेगुलर फिगर आती है तो इसको करने का और कोई तरीका नहीं होता हमारे पास, हमें इसको इंटीग्रेशन मेथड से ही करना होता है, और कुछ नहीं, और कुछ हम नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको मान लो YCG निकालना होता तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करो। YCG में आप लिखोगे इंटीग्रेशन YDA अपॉन इंटीग्रेशन DA। कोई दोबारा से स्ट्रिप लेट करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से फिगर बनानी है। बस आप ये याद रखना कि y जब आप लिखोगे ना, यहाँ पर देखो एक्चुअली जो आपकी जो स्ट्रिप थी उसमें y की दो वैल्यूज थी, एक y1 और एक y2। तो जब भी आप y लिखोगे तो अब आपको y1 प्लस y2/2 ऐसे करके लिखना है। y की जगह लिखना है y1 प्लस y2/2 dA अपॉन इंटीग्रेशन डी। मतलब ये आप हमेशा इस तरह से करोगे कि x के लिए तो सीधा x ही रहने दोगे, लेकिन जब भी y निकालोगे तो y को हमेशा हमेशा आप ऐसे ही करोगे y1 प्लस y2/2, तो ही आपका सही आंसर आएगा, नहीं तो आंसर सही नहीं आएगा। और y1 की जगह पर आपके पास आ गया के एक्स स्क्वायर, y2 आपका 0 था अपॉन 2, dA आपने निकाला था 1/a एक्स स्क्वायर dx, और अपॉन में यहाँ पर dA ये आपके पास आ जाएगा 1/a एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पर जब आप YCG कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर ये KA/2 को तो हम बाहर लिख देते हैं, तो ये KA/2 है, x4dx ये अंदर रहेगा, और नीचे भी इंटीग्रेशन में 1/a आपका बाहर आ जाएगा,
और सिर्फ एक्स स्क्वायर डी एक्स के अंदर रहेगा। एक्स की लिमिट वही है हमारी 0 से a जो पहले थी, ठीक है। यहाँ पर k को हम लिखेंगे 1/a, k और a आपस में कट जाएंगे क्योंकि हमने ये पिछले पेज पर वेरीफाई किया था कि k की वैल्यू किसके बराबर है, 1/a की। तो ये जो अपॉन में a है ये चला गया ऊपर, तो ये हो गया a/2, ऊपर की इंटीग्रेशन होगी x 5/5। सर ऊपर k/a नहीं आना चाहिए, k/2a। नहीं, ये जो आपने dA लिखा है, dA की वैल्यू तो 1/a x स्क्वायर dx है ना, और यहाँ से ये k/2 है तो k/2a। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि यहाँ मेरे पास आएगा k/2a। अब ठीक है, चलो। और नीचे यहाँ पर है 1/a, ये a से ये वाला a कट गया, ठीक। तो यहाँ पर अब मेरे पास ये यहाँ बचता है k/2 ऊपर, ठीक है, और नीचे यहाँ पर है x³/3, इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ जाएगा। तो लिमिट मेरी आ गई 0 से a। k को मैंने बोला था 1/a, तो ये हो गया 1/2a, ठीक है। यहाँ पर जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो पुट करके ये आएगा a 5/5, ऊपर तो ये आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा a³/3। सो ये मेरे पास आ गया 1/2a इंटू a5/5 इंटू 3/a³। तो नीचे ये a और a³ होके a4 हो गया, a5 से कट गया, तो ये आ जाएगा 3a/10। तो इस तरह से YCG की वैल्यू हमारे पास आपकी आ गई 3a/10। तो जब भी आपको क्वेश्चन कोई भी हो इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन हो, वो आप ऐसे ही करोगे। XCG तो सीधा निकलेगा, और YCG जब निकालोगे तो y की जगह पर आपको y1 + y2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है, ये एक पैराबोलिक फिगर के लिए हमने सेंट्रॉइड निकाला, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चलो एक रेगुलर बॉडीज की बात करते हैं। जैसे अब रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल का जो मोमेंट ऑफ सॉरी जो सेंट्रॉइड है, आप मुझे बता सकते हैं किधर होता है रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड? दोनों डायगोनल्स जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे रेक्टेंगल की अगर आप ब्रेथ को b मान लो और हाइट को h मान लो अगर आप, तो उसका जो सेंट्रॉइड बनेगा g, वो एक्चुअली में b/2, h/2 पर होगा, ठीक है ना। b/2, h/2 इसको डिराइव भी कर सकते हैं, पर वो एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा होता है ट्रायंगल। आप मुझे बता सकते हैं ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पर लोकेटेड होता है? जैसे मैं ये ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसका सेंट्रॉइड किस पोजीशन पर लोकेटेड होगा, कितनी हाइट पर होगा? h/3 की हाइट पर होगा, ठीक है। इसका प्रूफ पेपर में आया हुआ है कई बार। जैसे टोटल हाइट हम ट्रायंगल की h मान लें, तो वो आप ये शो करो कि वो जो उसका सेंट्रॉइड है वो h/3 पर है। इसको डिराइव करना सीखते हैं, ये जरूरी है। जैसे मान लो मैंने ये एक ट्रायंगल कंसिडर कर लिया, मान लो इस तरह से। इस ट्रायंगल का जो बेस है वो है b, ठीक है, बेस की लेंथ है b, और इसके ऊपर एक स्ट्रिप कंसिडर की मैंने, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये वाली। इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की लेंथ को मैंने l मान लिया, और ये जो स्ट्रिप मैंने कंसिडर की, ये मैंने लेट कर लिया कि ये y लेंथ ऊपर है, और टोटल हाइट जो है वो ट्रायंगल की h है। तो बची हुई लेंथ कितनी हुई? बची हुई लेंथ आपकी क्या हुई? h - y। अब मुझे इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है, ठीक है ना, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल।
ये हम कर रहे हैं। तो अब इसका सेंट्रॉइड निकालने के लिए थोड़ा सिमिलर ट्रायंगल का यूज करते हैं। देखो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है और जो ये ऊपर छोटा ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है उनकी कोरोस्पॉन्डिंग साइड की रेशो बराबर होती है। तो बड़े वाले ट्रायंगल की जो बेस है अपॉन में जो छोटे वाले ट्रायंगल का बेस है, उनकी रेशो, और बड़े वाले ट्रायंगल की जो हाइट है और छोटे वाले ट्रायंगल की जो हाइट है उसकी रेशो, ये इक्वल कर दो आप। ठीक है, अब आप इसको उधर ले जाओ, h माइनस वाई अपॉन एच इज इक्वल टू एल बाई बी। तो यहाँ से आपको l चाहिए, तो l की वैल्यू आपके पास आ गई b इंटू एच माइनस वाई अपॉन एच। तो l यहाँ से आपके पास आ गया b इंटू वन माइनस वाई अपॉन एच। l आ गया ना, तो ये स्मॉल लेंथ आ गई। अब आपको इसकी ये जो थिकनेस है छोटी सी स्ट्रिप की, वो लेट कर लेनी है dy। तो इसका जो स्मॉल एरिया होगा ट्रायंगल का वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब l इंटू dy। तो ये आपके पास आ गया b इंटू वन माइनस वाई अपॉन एच, ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या आएगा, dy आएगा। b इंटू वन माइनस वाई अपॉन एच इंटू में dy। तो ये आपका स्मॉल एरिया है। अब आप जैसे YCG निकालना चाहते हो बेसिकली, तो इंटीग्रेशन वाई डी ए अपॉन इंटीग्रेशन डी ए, ये करेंगे। ठीक है ना, y इंटू डी ए की जगह पर आ जाएगा v इंटू वन माइनस वाई अपॉन एच डी वाई अपॉन इंटीग्रेशन v इंटू वन माइनस वाई अपॉन एच इंटू डी वाई। यहाँ पर ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन y माइनस वाई स्क्वायर बाई एच, और बाहर डी वाई लिखा हुआ है, और अपॉन में यहाँ पर है वन माइनस वाई अपॉन एच डी वाई। इसमें y की क्या लिमिट ली जाएगी, बोलो y की क्या लिमिट लेनी चाहिए हमें? जब आप 0 से h जाएगी ना, तो इसमें y की लिमिट 0 से h लेंगे हम। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो ये आपके पास आता है वाई सी जी इज इक्वल टू, ऊपर की इंटीग्रेशन होती है वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई एच, और वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो गई वाई क्यूब बाई थ्री। यहाँ पर मुझे लिमिट लगानी है 0 से h। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर इंटीग्रेशन करूँगा तो आएगा y माइनस वन बाई एच, वाई की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू, और मुझे लिमिट लगानी है 0 से h। इसमें जब आप पुट करोगे तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एच स्क्वायर बाई थ्री माइनस 0, मतलब मैं सीधा लिख रहा हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट h माइनस एच बाई टू। तो ये आपके पास आएगा एच स्क्वायर बाई सिक्स, ये तो ऊपर होगा, और नीचे होगा h बाई टू। एक h से एक h कट गया और 2 से 6 कट के 3 आ गया, तो बेसिकली जो हमें चाहिए था h बाई थ्री वो हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह से आपने ये इसका किया है ट्रायंगल का। अब हमें और आगे फिगर्स होती हैं उनका भी करना है सेंट्रॉइड। जैसे मान लीजिए एक फिगर होती है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं अगर ये सेमी सर्कल कंसिडर कर लूँ, यहाँ पर ये एक सेमी सर्कल है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कितनी हाइट पर होगा इसका सेंट्रॉइड यहाँ पर?
क्योंकि आपने पहले तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही हुआ है। जैसे मैं आर रेडियस का सेमी सर्कल ले लूँ तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो कितनी हाइट पर होगा? ये हाइट होती है 4r/3π। ठीक है, तो ये आप याद रखना है कि जो इसकी सेंट्रॉइड की हाइट होती है सेमी सर्कल की, वो 4r/3π होती है। क्वाड्रेंट के लिए अगर आप निकालते हो अगर आप निकालते हो तो भी यही फॉर्मूला होता है, 4r/3π। लेकिन अगर आप सर्कल के लिए करते हो, सर्कल का सेंट्रॉइड सर्कल के जो एक्चुअल सेंटर है उधर ही होता है, सर्कल का सेंट्रॉइड। ठीक है, आप चाहे तो इसकी डेरिवेशन भी कर सकते हो, मैंने पहले करवाई हुई है। लेकिन हम पहले अभी कंपोजिट बॉडी डिस्कस करते हैं कि कंपोजिट बॉडी का सेंट्रॉइड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कंपोजिट बॉडी, अब कंपोजिट बॉडी जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल बुक में दिया होता है, एल शेप कोई फिगर दे देंगे आपको। अब मैं देख रहा था कई बार बच्चों को ये पता ही नहीं चलता कि एल शेप फिगर में वो सेंट्रॉइड कैसे लोकेट करेंगे, उनको पता ही नहीं चलता। जैसे मान लो ये एक एल शेप फिगर है, ठीक है, इसकी मान लो मैंने आपको लेंथ दे दी, मान लो ये 2 मीटर। फोर मीटर है ये मान लो। सर सेंट्रॉइड लोकेट करने के लिए सिर्फ ट्रायंगल की आती है? क्या कह रहे हो? ट्रायंगल की भी आती है, सेमी सर्कल की भी आती है, रेक्टेंगल की भी आती है। वो डेरिवेशंस मैंने पहले वीडियो में, मेरा वीडियो है, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ, वो आप देख लेना, वो आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं आपको कंपोजिट बॉडी का पहले बता देता हूँ ना। हेलो, ओके सर। हाँ, तो ये जो अब जैसे कि एक एल शेप फिगर है, इसकी ये लेंथ आपको ये 1 मीटर दी हुई है, दिस इज 4 मीटर। मान लो ये वाली जो हाइट है 6 मीटर है और ये 1 मीटर है। अब हमसे पूछ रहे हैं फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो कंपोजिट बॉडी में क्या करना होता है कि पहले आपकी जो पूरी बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको स्प्लिट करो। आप ये देखो कि उसके अंदर फर्दर हम उसको कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इसको मैं 2 रेक्टेंगल्स मान के चल सकता हूँ। ये ऊपर वाली एक रेक्टेंगल हो गई, रेक्टेंगल नंबर 1, और नीचे वाली एक रेक्टेंगल हो गई, रेक्टेंगल नंबर 2। इन दोनों के अलग अलग सेंट्रॉइड मुझे पता होना चाहिए, दोनों के अलग अलग एरिया पता होना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ रेक्टेंगल 1, ठीक है, इस रेक्टेंगल 1 का आपको क्या लगता है कि इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा? G1। G1 मान लो, ये लेंथ कितनी होगी? ये वाली, ये 5 मीटर होगी, क्योंकि 1 मीटर तो नीचे ये है भाई, ठीक है ना। तो अगर अब आप ऊपर से देखो, ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 5 मीटर की आधी, तो ये कितनी है? 2.5 मीटर। क्योंकि ये जो पिंक मैंने मार्क किया था ये टोटल 5 मीटर है, तो उसका जो सेंट्रॉइड है वो उसके हाफ डिस्टेंस पर होगा, 2.5 मीटर पर। तो इसकी फिर ये वाली जो टोटल हाइट यहाँ से बनती है ग्राउंड से, ये वाली हाइट कितनी हुई? 2.5 तो यही होगी, उसमें 1 ऐड कर दो, तो ये कितनी हाइट हुई इसकी? 3.5 मीटर। ठीक है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट हुआ इस ऊपर वाली रेक्टेंगल का, वो हो गया 3.5।
क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जो है ना वो हाइट होता है, ठीक है। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, एक्स कोऑर्डिनेट ये छोटी सी लेंथ होगी, ये वाली, ये लेंथ कितनी होगी, 1 का आधा कर लो 0.5 मीटर, ठीक है। तो इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया 0.5 मीटर, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया 3.5 मीटर, ठीक है। इसी तरह से अब जो ये नीचे वाली रेक्टेंगल है, इसका सेंट्रोइड यहाँ कहीं होगा बीच में, तो ये लेंथ कितनी होगी, टोटल का आधा हो गया, मतलब जैसे 4 मीटर था, 4 का आधा ये 2 मीटर पर होगा। और ये वाली हाइट कितनी होगी, ये बेसिकली 0.5 होगी, 1 का आधा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हुए सेकंड रेक्टेंगल के, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2 मीटर और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 0.5 मीटर। तो रेक्टेंगल 1 का जब आप एरिया निकालोगे तो वो आएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ पहली रेक्टेंगल की है 5 मीटर और ब्रेथ है 1 मीटर, तो ये आपके पास आ गया 5 मीटर स्क्वायर। एक्स कोऑर्डिनेट इसका आ गया, अब ये भी आपने निकाला 0.5 मीटर। वाई कोऑर्डिनेट इसका आ गया 3.5 मीटर। दूसरी रेक्टेंगल है जैसे रेक्टेंगल 2, अगर आप इसका एरिया निकालते हो तो ये आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ 4 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हो तो वो आएगा 2 मीटर। अगर आप इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालते हो तो वो आएगा 0.5 मीटर, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप कंपोजिट बॉडी का आराम से अपना एक्स सी जी फाइंड कर सकते हो बाय दिस फार्मूला x1a1 प्लस x2a2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो इसमें आप रख लेना एक बार, वाई सी जी भी आप इसी तरह से निकाल सकते हो, y1a1 प्लस y2a2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। देखो मेन जो प्रॉब्लम आपको आएगी ना वो फिगर में, जो जब हम फिगर को स्प्लिट करते हैं तो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके क्या क्या सेंट्रॉइड हैं वो निकालने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो मैंने आपको देखो ये इससे बताया, एक और एग्जांपल देता हूँ, चलो भी आपको। एक ये फिगर गिवन है, इसमें ये वाली जो लेंथ आपको दी हुई है 2 मीटर, ये टोटल लेंथ दी हुई है 4 मीटर, ये लेंथ है आपकी 2 मीटर। अब आपको बताना है कि assuming this as origin, what are the coordinates of centroid। वैसे origin अपनी मर्जी से भी हम कहीं पर भी मान सकते हैं। assuming O to be origin, find the coordinates of centroid। तो सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताओ कि इसमें कितनी फिगर्स हैं, यहाँ पर कितनी फिगर्स दिख रही हैं आपको। यहाँ मेरे पास 3 फिगर्स हैं। ये पहले तो ट्रायंगल है ये वाला, यहाँ पर ये मैं वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, और चलो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बता सकते हो।
देखो अगर मैं इसको बेस मानता हूँ, ये जो नीचे ये वाली लाइन है इसको बेस मानता हूँ, तो ये जो हाइट होगी ये h/3 होगी। h/3 यानी 2/3, तो ये लेंथ हो गई 2/3। और अगर मैं इसको बेस मानता हूँ तो ये हाइट यहाँ से, अगर मैं इस डॉटेड वाले को बेस मानता हूँ तो हाइट मानी जाएगी 2। तो यहाँ से फिर सेंट्रॉइड की जो हाइट होगी वो होगी 2/3। ठीक है, मतलब ये लेंथ भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। एक्चुअली में जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना वो ये वाली लेंथ होती है, हॉरिजॉन्टल लेंथ ओरिजिन से। तो 2 माइनस 2/3 बनेगा इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा, इट विल बी 2 माइनस 2/3। और वाई कोऑर्डिनेट तो ये हाइट ही होगी 2/3। तो यहाँ पर आपके पास आ गया जो ये पहली फिगर है आपकी ट्रायंगल, इसके लिए ट्रायंगल का जो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया वो आपके पास आ गया 2 माइनस 2/3। 6 माइनस 2/3 ये आपका हो गया 4/3। इसी तरह से इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है 2/3 मीटर। अगर आप इसका एरिया निकालते हो तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस है यहाँ पर 2 और हाइट है यहाँ पर 2, तो ये होता है 2 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से जो दूसरी फिगर है यहाँ पर वो है रेक्टेंगल, ये वाली रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड होगा G2 वो कितनी हाइट पर होगा? जैसे टोटल हाइट 2 मीटर है तो ये हाइट हो गई 1 मीटर। ये लेंथ क्या होगी ये वाली? जैसे टोटल 4 है तो ये वाली लेंथ हुई 2 मीटर। हमें इसके सेंट्रॉइड तक पहुंचने के लिए टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी कवर करनी पड़ेगी? इस पॉइंट से अगर आप चलते हो तो इस पॉइंट तक पहुंचने में टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ हो गई आपकी 2 + 2 4 मीटर। तो यानी रेक्टेंगल का जो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ वो हो गया 4 मीटर, और रेक्टेंगल का जो वाई कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया 1 मीटर, और रेक्टेंगल का जो एरिया हो गया वो आपका आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 × 4, मतलब 8 मीटर स्क्वायर। तीसरी फिगर यहाँ पर है सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड इस पोजीशन पर कहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये कितनी लेंथ पर होगा? ये मैंने अभी आपको निकलवाया था 4r/3π, यानी कि 4 × 2/3π। 4r/3π यानी 8/3π की लेंथ पर यहाँ से ये होगा। तो अगर इस बिंदु तक यानी इस डॉट तक पहुंचने के लिए मुझे ओरिजिन से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? देखो टोटल ये वाला तो 6 मीटर है, ये टोटल अगर मैं देखूं तो 6 मीटर है। इस टोटल 6 मीटर में से ये 4r/3π लेस कर दो, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ x3 वो आपका हो जाएगा 6 माइनस 8/3π। ठीक है, ये आप निकाल लेना। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? जो ये इसकी हाइट होगी ये वाली, ये हाइट तो इसकी 2 का हाफ ही हो गया 1 मीटर। और हम इसका एरिया क्या लेंगे सेमी सर्कल का? सेमी सर्कल का एरिया होता है πr²/2, यानी पाई इंटू 1/2, और साथ में एरिया माइनस में लेंगे। माइनस में क्यों लेंगे? क्योंकि ये एक्चुअली में ये यहाँ पे कट लगा हुआ है, यहाँ पर ये रिमूव्ड है। तो सेंट्रॉइड निकालने में क्या करना होता है कि जो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स हैं उसमें, उन डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स को आप आइडेंटिफाई करो, उनके एरिया निकालो। उनके एरिया निकालने के बाद उनके जो करस्पॉन्डिंग सेंट्रॉइड्स वगैरह हैं वो फाइंड आउट करो। फिर उसके बाद आप क्या करो कि कंपोजिट बॉडी का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करो। अब जैसे मान लो मुझे पूरी फिगर का निकालना है XCG, तो जो मैंने अभी ये 3 फिगर्स ली थी उनके तीनों के मुझे एक्स कोऑर्डिनेट पता है, x1 A1 प्लस x2 A2 प्लस x3 A3, वो मैं यहाँ पुट करूँगा अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3, बस ये काम हो जाएगा। ऐसे ही मैं YCG निकालूंगा, Y1 A1 प्लस Y2 A2 प्लस Y3 A3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। तो ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है,
कि कोई बहुत ही ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आपको कोई ऐसी डरने की जरूरत नहीं। मेरे पास एक वीडियो लिंक है इसका, मैं वो भी आपको भेजता हूँ, वो भी ठीक है ना, जिसमें और एग्जांपल होंगे इसके, वो मेरा ही बनाया हुआ वीडियो है, वो भी देखो आप एक बार, ठीक है? क्या कहते हो? सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड देखो क्या होता है, किसी भी फिगर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसे सेंट्रॉइड कहते हैं, जिसके कि अंदर मास को कंसीडर नहीं करते, उसके बॉडी के वेट को कंसीडर नहीं करते, बस उसकी ज्योमेट्रिकल फिगर के हिसाब से उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। लेकिन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसमें बॉडी का मास का डिस्ट्रीब्यूशन हमें साथ में लेकर चलना पड़ता है। बॉडी का मास जहाँ पर ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आप सपोज कर लो मैं कि ये 2 सर्कल लेता हूँ, ठीक है ना, सर्कल नहीं है मतलब ये 2 स्फीयर है, मान लो एक स्फीयर जो है दोनों देखने में एक जैसे हैं, दोनों की रेडियस सेम है, और इसका जो डेंसिटी है मतलब ये बहुत ही डेंसर मटेरियल से बना है, तो इसका मास है 10 kg। ये हल्के मटेरियल से बना है, इसका मास है 1 kg। अगर आप मास के डिस्ट्रीब्यूशन से देखोगे तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके नजदीक होगा, 10 kg वाले के पास या 1 kg वाले के पास? इसका 10 सेंटर kg। ऑफ ग्रेविटी यहाँ लाई करेगा, मतलब इधर इस तरफ होगा, 10 kg के बाद। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसका सेंट्रॉइड देखूंगा, सेंट्रॉइड जो होता है ना वो सिर्फ शेप पे डिपेंड करता है। देखा जाए तो इसका एरिया और इसका एरिया तो सेम ही है, तो सेंट्रॉइड बीच में आ जाएगा। तो सेंट्रॉइड जो होता है वो एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है, जबकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट हैज टू रिलेटेड विद द ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है वो, ठीक है। सर इसके वैसे न्यूमेरिकल्स ये दोनों आएंगे सेम पेपर होते में? हैं। इसके न्यूमेरिकल में देखो जो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आपको अगर पूछा जाता है ना तो निकालना सेंट्रॉइड ही होता है। आप ये मत समझना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए फिर आपको 11th में जो पढ़ा था वो लगाना पड़ेगा, वो नहीं। आपको अगर देखो सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम है। मैकेनिक्स में बोथ आर वन एंड सेम थिंग। फिजिक्स में आप जाओगे तो अलग है, ये हम फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। आपको अगर पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो तो आपको सेंट्रॉइड ही निकालना है, सीजी। सेंट्रॉइड को भी तो सीजी लिखते हैं ना। छोटे फिगर्स के लिए दोनों सेम होते हैं, सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों वन।